नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसी पौधे को, जमे जमाए पौधे को अगर आप उसकी ज़मीन से उखाड़कर नई ज़मीन में रोपना चाहते हैं तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि वो पौधा फिर मुरझाने लगता है, फिर वो जड़ नहीं पकड़ पाता, क्योंकि मिट्टी बदल गई है, उसकी ज़मीन बदल गई है। कुछ ऐसा ही राजनीति में भी होता है और ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। किसके साथ हो रहा है? शरद पवार के साथ, अजीत पवार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, या किसके साथ? उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे की ज़मीन क्या थी? आप याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे के समय से पार्टी की शुरुआत हुई तो पहला अभियान चलाया दक्षिण भारतीयों के खिलाफ। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ हिंसा की, उनके जो व्यवसाय तोड़ने ख़त्म करने की कोशिश हुई। उससे ज़्यादा जब जनाधार बढ़ाने की ज़रूरत हुई तो उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया, मराठी मानुष का नारा दिया। और जब लगा कि इससे बात नहीं बन रही है, हम इससे जो है थोड़े से क्षेत्रों के अलावा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तब शिवसेना ने, बाला साहब ठाकरे ने तय किया कि हमारा अब मुद्दा जो है, हमारी विचारधारा हिंदुत्व की होगी। हिंदुत्व के मुद्दे को पकड़ा और उन्होंने देखा, 90 में रथ यात्रा शुरू हुई, उसके पहले राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ। वो आंदोलन जब विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया और फिर भाजपा उसमें शामिल हो गई, तो उनको समझ में आया कि देश में माहौल हिंदुत्व का है और वो हिंदुत्व विरोधी खेमे में तो किसी हालत में खड़े नहीं हो सकते थे, उनकी जो विचारधारा थी। तो उन्होंने उस खेमे को या उस विचारधारा को अपना लिया। उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं, तो जितनी राजनीति उन्होंने देखी है और की है 2019 से पहले तक, वो सब हिंदुत्व की राजनीति है। ये वो पार्टी है जिसके नेता से निचले स्तर के कार्यकर्ता तक बड़े गर्व से कहते थे कि अयोध्या में मस्जिद का ढांचा हमने गिराया। अब वही पार्टी अगर औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाने लगे तो आप समझिए कि ये पौधा जड़ से उखड़ गया है। और जड़ से उखड़ गया है तो उसके बाद उसको जो है वो सब करना पड़ेगा, उस मिट्टी के अनुकूल जो है, उस वातावरण में अपने को जीवित रखने की या अपने को सरवाइव करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जिस नई मिट्टी में आया है। अब समस्या वहाँ है कि वहाँ आप बाहरी हैं, तो आपको अंदर का बनने के लिए जो बाकी लोग जो अंदर हैं पहले से, उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। उस चक्कर में उद्धव ठाकरे जो है सेक्युलरों में भी बड़े सेक्युलर बनने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ी कहीं ना कहीं फंस जाती है जब वो वास्तविकता पर न चल रही हो। संसद में भारतीय जनता पार्टी ने पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे देश के 1995 में, तब वक्फ एक्ट आया था ना, उसको आज भी वक्फ एक्ट 1995 के नाम से जाना जाता है। उसमें संशोधन का एक विधेयक भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले सत्र में पेश किया। उस एक्ट में, 95 के एक्ट में 44 संशोधन का प्रस्ताव है। अब उद्धव ठाकरे, बाला साहब, शिवसेना वो फंस गई। क्या करे? समर्थन करती है तो भाजपा के साथ नजर आती है, विरोध करती है तो हिंदुओं को नाराज करती है, मुसलमानों को भी खुश करना। अब उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आया कि कांग्रेस इस दुविधा में, ये दो नावों की सवारी में बीच में गिर चुकी है। अयोध्या में पहले शिलान्यास करवाया और फिर उसके बाद रोक दिया जब मुसलमानों का दबाव पड़ा। तो दोनों को खुश करने के चक्कर में कोई नहीं मिला, न खुदा ही मिला, न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो वो जो कांग्रेस का हाल हुआ था, वही इस समय उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में हाल हो रहा है। तो विचारधारा की जड़ से वो उखड़ गए। जो नई विचारधारा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ उनकी स्वीकार्यता उस तरह की नहीं है जिस तरह की वहाँ पहले से मौजूद लोगों की है। इसीलिए जब संसद में बिल पेश हुआ और उनकी पार्टी ने वॉकआउट किया, तो उनके घर के बाहर मुसलमानों का प्रदर्शन हुआ और उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारे लगाए गए कि आपने धोखा किया, हमसे वोट लिया और हमारा मुद्दा आया तो आपने हमारा साथ नहीं दिया।
तो अब उद्धव ठाकरे के सामने समस्याएं एक नहीं हैं, अनेक हैं। ये तो मैंने एक समस्या बताई, और उनकी इस समस्या को, उनकी विचारधारा से उनके उखड़ने को, अपनी ज़मीन से उखड़ने को दो दो शक्तियां चुनौती दे रही हैं। एक एकनाथ शिंदे शिवसेना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी तो है ही। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि उन्होंने अपनी हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी है, और एकनाथ शिंदे का भी। तो इसकी से मामलों की परीक्षा जो है चुनाव में होती है। तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे की पार्टी की परफॉर्मेंस या स्ट्राइक रेट कहें, वो उद्धव ठाकरे से बेहतर साबित हुई। तो दो चीज़ें हुई। एक, उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी जिस बात पर टिकी हुई थी, जिस उम्मीद पर टिकी हुई थी कि पार्टी टूटने का दोष जो है वो एकनाथ शिंदे पर जाएगा, और वो प्रचार भी कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे और उनके साथी गद्दार हैं और इन गद्दारों को सज़ा देनी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, तो हमें सिंपैथी मिलेगी शिवसैनिकों की। वैसा हुआ नहीं। लेकिन शिवसैनिकों ने दो तरह के फैसले किए। एक फैसला उन्होंने ये किया कि एकनाथ शिंदे इसके लिए दोषी नहीं है, एकनाथ शिंदे गद्दार नहीं है। दूसरा फैसला उन्होंने बीजेपी के लिए किया। शिवसेना को तोड़ने के लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, और उसका नतीजा हुआ कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट एकदम से गिर गया। 4 चुनावों में, 2 विधानसभा 2 लोकसभा चुनाव में प्रदेश की नंबर 1 पार्टी रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी एकदम धड़ाम से नीचे आ गई। जहां जहां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी की लड़ाई हुई, एकनाथ शिंदे ने बेहतर प्रदर्शन किया, और जहां जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी और भाजपा के बीच लड़ाई हुई, वहां उद्धव ठाकरे ने बेहतर प्रदर्शन किया। इससे बड़ा स्पष्ट हो गया कि शिवसैनिकों ने इस पूरे घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को किस रूप में देखा। उन्होंने या तो इसको गंभीरता से नहीं लिया, या उद्धव ठाकरे को माफ़ कर दिया जब उन्होंने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया। उसको भाजपा से गद्दारी या विद्रोह के रूप में शायद नहीं देखा। एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर एनसीपी को न तोड़ती भाजपा, क्या तब भी इसी तरह का उनका रुख होता? हो सकता नहीं होता, हो सकता होता ही। तो उसके बारे में तो कभी पता नहीं लग सकता कि क्या होता। अगर एनसीपी नहीं तोड़ती बीजेपी तो क्या परिस्थिति बनती है। लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी यहीं तक नहीं है। उद्धव ठाकरे के लिए यही परेशानी नहीं है कि एकनाथ शिंदे शिवसैनिकों के बीच में उनसे बड़े नेता बन गए। उनकी परेशानी यही नहीं है कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी और जिस सेकुलरिज्म को अपनाया वहाँ उनकी स्वीकार्यता नहीं बनी है। ये सब वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और ये सब बर्दाश्त करने के लिए ही वो उस ग्रुप में गए थे, उस खेमे में गए थे, उस कैंप में गए थे। लेकिन उनके सामने अब उससे बड़ा संकट आ गया कि जिसके भरोसे थे, तो आप नाव में बैठते हैं तो आप नाविक के भरोसे होते हैं कि वो नदी पार करा देगा। अगर नाविक ही आपका साथ देने से मना कर दे तो फिर समस्या बड़ी गंभीर हो जाती है। वही स्थिति उद्धव ठाकरे की हो गई है। वो बीजेपी छोड़कर दूसरे खेमे में गए किसके भरोसे? शरद पवार के भरोसे। शरद पवार ने वादा किया, विश्वास दिलाया था कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, बना दिया। हालांकि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी में विधायकों की संख्या के मामले में 2 ही सीट का अंतर था, और कांग्रेस पार्टी को ये ज़्यादा सूट करता कि एनसीपी का मुख्यमंत्री बन जाए बजाय शिवसेना के। लेकिन मकसद केवल मुख्यमंत्री बनाने या सरकार बनाने तक का नहीं था एनसीपी और कांग्रेस का, जिसको उद्धव ठाकरे नहीं समझ पाए। उनका मकसद था भाजपा को चोट पहुंचाना, भाजपा को गिराना, और उद्धव ठाकरे का उद्देश्य था मुख्यमंत्री बनना। तो दोनों के हित मिल गए। एनसीपी और कांग्रेस ने तय किया कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर हम उद्धव ठाकरे की जो महत्वाकांक्षा है उसको शांत कर देंगे, और बीजेपी को सबसे बड़ा धक्का महाराष्ट्र की राजनीति में पहुंचाएंगे पिछले 10 साल का। दोनों लक्ष्य उनके पूरे हो गए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बीच में फिर एकनाथ शिंदे आए
वो भाजपा से मिल गए और उन्होंने पार्टी तोड़ी और पूरी पार्टी लेकर चले गए। तो अगर वो शायद भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर देते तो शायद उद्धव ठाकरे के लिए बेहतर स्थिति हो जाती। शिवसेना के वो अकेले दावेदार होते। अब शिवसेना का जो जनाधार है, जो कार्यकर्ताओं का आधार है, उसके दो दावेदार हो गए, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास ताकत भी ज़्यादा है, उनके पास संसाधन भी ज़्यादा हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है जो राज्य में भी उनके साथ है और केंद्र में सत्ता में है। तो इस नाते भी उनकी ताकत बढ़ जाती है। और उद्धव ठाकरे जहाँ गए हैं वहाँ जो है अकाल है सत्ता का। शरद पवार अपनी पूरी ज़िंदगी लगा के भी जो है अपनी पार्टी को कभी इस लायक नहीं बना पाए कि उनका मुख्यमंत्री बन सके। ये मानकर चलना चाहिए कि उनका आखिरी चुनाव है, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए और उनकी उम्र को देखते हुए। तो महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव 2029 में होंगे, तो तब तक शरद पवार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे कि नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन उद्धव ठाकरे को इन सवालों से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हम जिस लिए छोड़कर आए थे बीजेपी को, जो बीच में हमसे छीन लिया गया, वो क्या शरद पवार और कांग्रेस हमको फिर से दिलाएंगे कि नहीं, यानी मुख्यमंत्री का पद। तो वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़े। अब उस समय जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था एनसीपी और कांग्रेस का, वो पूरा हो चुका है। मैंने पहले भी कहा था कि अब एनसीपी और कांग्रेस के लिए उद्धव ठाकरे की 2019 जैसी उपयोगिता नहीं रह गई। उनके लिए बेकार हो गए हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है, तो इसलिए उनके लिए उपयोगी अब भी हैं, लेकिन उस तरह की उपयोगिता नहीं है जो 2019 में थी। वो लक्ष्य कांग्रेस और एनसीपी का पूरा हो चुका है। बीजेपी के हाथ से सत्ता खींच ली, बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, नहीं बनने दिया और अपनी मर्जी का मुख्यमंत्री बना दिया। तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अपने सिर पर बिठाया 2019 में और सिर पर लेकर चले, पवित्र ग्रंथ की तरह लेकर चले और मुख्यमंत्री के सिंहासन तक पहुंचा दिया। इस एहसान को शरद पवार के उद्धव ठाकरे कभी भूल नहीं सकते और ये शरद पवार के चाहने पर भी नहीं होता अगर सोनिया गांधी इसके लिए तैयार न हुई होती, और सोनिया गांधी इसके लिए तैयार न हुई होती अगर अहमद पटेल ने दबाव न डाला होता, ये समझाया ना होता कि यही तरीका है बीजेपी को महाराष्ट्र में कमज़ोर करने का। तो अब ये सब अतीत की बातें हो गई, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब नई रणनीति की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि हमने बीजेपी से नाता ही इसीलिए तोड़ा कि हमको मुख्यमंत्री बनना था। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है एमवीए, वो हमको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव लड़े। लेकिन लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां बदल गई। उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट कम हो गया, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया और एनसीपी का उससे भी बेहतर हो गया। 10 सीटों पर लड़ी, 8 जीत गई। सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़े उद्धव ठाकरे और सबसे कम सीटें लेकर आए तीनों पार्टियों में, गठबंधन में। तो दोनों ने, एनसीपी और कांग्रेस ने पहचान लिया कि उद्धव ठाकरे की जमीनी ताकत वैसी नहीं है जैसी हम समझते थे। तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में क्यों पेश करें। तो कांग्रेस भी इसके लिए तैयार नहीं है, शरद पवार भी तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे जाकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबके दरवाजे पर दस्तक देकर आए, लेकिन किसी ने सुना नहीं। तो उनकी आखिरी उम्मीद थे शरद पवार। शरद पवार ने 2-3 दिन पहले साफ साफ स्पष्ट रूप से बयान दे दिया कि किसी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करके किसी का नाम हम चुनाव में नहीं जाएंगे। चुनाव के बाद जब नतीजा आएगा तो जिस पार्टी की संख्या जैसी होगी उसके आधार पर आपस में बैठकर तय करेंगे कि किस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा।
यानी उद्धव ठाकरे के लिए राह और कठिन हो गई। ये भी आश्वासन नहीं है कि अभी नहीं पेश कर रहे हैं आपको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, लेकिन चुनाव के बाद आपको बना देंगे। वो कह रहे हैं कि आपके नंबर देखेंगे फिर तय करेंगे। और उद्धव ठाकरे का क्या कहना है कि उनको अपनी कमजोरी का अंदाजा हो गया। उनका कहना है कि ये क्राइटेरिया ही नहीं होना चाहिए कि जिसके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे उस पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का फैसला पहले हो और फिर चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब भी वो फैसला बदलना नहीं चाहिए। इसके लिए न एनसीपी तैयार है न कांग्रेस तैयार है। और एनसीपी तो कांग्रेस से ही निकली हुई है, शरद पवार कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। तो इसलिए उनकी बॉन्डिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनके जनाधार में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब लोकसभा में जो हुआ उसमें बीजेपी के खिलाफ जो गुस्सा था, दो पार्टियों को तोड़ने का, किसानों के मुद्दे पर, उन सब मुद्दों पर गुस्सा निकल चुका है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को फिर से कैसे उत्साहित करती है, फिर से कैसे उनके अंदर जो है वो उत्साह का संचार करती है। इसी पर निर्भर करेगा कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव का नतीजा क्या आएगा। इतना आप मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा नहीं होगा, लेकिन इस संभावना से भी अभी कम से कम इनकार नहीं कर सकते कि विधानसभा के चुनाव के बाद हंग असेंबली आए, किसी एक पार्टी को बहुमत न मिले। लेकिन ये सब चीज़ें स्पष्ट होंगी जब ये तय होगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसको कितना जन समर्थन मिलता है, और फिर आखिर में किसके कितने विधायक जीत कर आते हैं। तो वो बाद की बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव में महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जितने कमज़ोर नज़र आए उतने कमज़ोर विधानसभा चुनाव में नहीं होंगे, ये दिखाई दे रहा है। तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सर पे बिठाया और अब ज़मीन पर पटक दिया है, पानी में फेंक दिया है कि तैर सकते हो तो तैर के निकल जाओ। हम न तैरना सिखाएंगे और न बचाने आएंगे। अगर बचकर आ गए तो फिर बात करेंगे, यानी फिर से अगर नंबर 1 पार्टी बनकर आ गए तो मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से बात करेंगे। लेकिन पहले से आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मान लें या मुख्यमंत्री पद का फैसला पहले हो जाए चुनाव के, ये नहीं होने वाला। अब उद्धव ठाकरे की समझ में नहीं आ रहा है करें क्या। भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जाने का विकल्प फिलहाल तो बंद हो चुका है, कम से कम इस चुनाव में तो नहीं होने वाला है। और मान लीजिए कि चुनाव के बाद हो, जो कि वो भी बहुत कठिन नज़र आता है, मान लीजिए कि हो, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने वाला है। तो वो इधर आ जाएं तब भी और उधर रहें तब भी मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। तो उनके लिए समस्या ये है कि जिस फल की उम्मीद में गए थे अपना घर छोड़कर, घर भी छूट गया और वो फल भी नहीं मिल रहा है। तो अब शरद पवार उनको माथे पर बिठाकर नहीं चलने वाले, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं और उद्धव ठाकरे उनकी प्राथमिकता में नहीं हैं। उनकी प्राथमिकता है कांग्रेस से संबंध और अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य। उद्धव ठाकरे उस सब के बाद आते हैं और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये दरअसल शिव सैनिक तय करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा कि उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार जिन सीटों पर हों वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवारों को उतारे। अगर भाजपा उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ सीधे मुकाबले में आई तो उद्धव ठाकरे को फायदा हो जाएगा, जो लोकसभा चुनाव में हुआ। तो भाजपा क्या रणनीति बनाती है, दूसरी पार्टियां क्या बनाती हैं, उद्धव ठाकरे क्या करते हैं, ये आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में स्पष्ट होगा जब चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। तो मुझे लगता है अक्टूबर के आखिर तक शायद हो जाए, क्योंकि अब तो स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव साथ होंगे।
लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति जो लोकसभा चुनाव में बहुत उलझी हुई नजर आ रही थी, वो अभी तक सुलझी नहीं है। उसमें एक निश्चित दिशा जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही दिखाई देगी। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।